हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12 इंग्लिश में आप 95 प्लस मार्क्स किस प्रकार से स्कोर कर सकोगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये चाहत होगी उनके अंदर कि मेरे 95 प्लस मार्क्स स्कोर हों। ठीक है, मैं 95 प्लस मार्क्स लेकर आऊँ इंग्लिश में, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा कि इन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, वगैरह वगैरह सब। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत अच्छे से आपको जो स्ट्रेटेजी है वो बताऊँगा, प्लानिंग बताऊँगा, एक प्लानिंग का आइडिया दूंगा मैं आपको कि आप इस प्रकार से कर सकें। और एग्ज़ाम के एंड में, अब जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप सभी को ध्यान है, ठीक है, तो अब आपको एंड टाइम में मतलब लास्ट डेज में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, और जो अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो सारी बातें हम कर लेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 इसके लिए आपके लिए बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है जी। जो जो चीज़ें बताऊं उन चीज़ों को प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अच्छे से अपनी स्टडी में अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आप लिख दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि हाँ ज़रूर मैं स्कोर करूँगा 95 प्लस मार्क्स, क्योंकि देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, तो 100 में से 100 आना तो आप सभी को ध्यान है, लैंग्वेज में कभी भी नहीं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, बाकी आ जाते हैं, आजकल आ भी जाते हैं। ओके, तो आप टारगेट बना के चलिए कि 95 प्लस मुझे लाने ही लाने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको, सबसे पहले आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड आप हो चाहे, लेकिन आपको आपका जो सिलेबस है, जो पेपर पैटर्न है, सिलेबस और जो मार्क्स हैं, ठीक है, हर सेक्शन का डिवाइड होते हैं मार्क्स, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। जैसे मैं अब बात करूं, आप अपना बोर्ड या फिर आपके जो भी मार्किंग स्कीम आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखो इंग्लिश का पेपर रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो तो जैसे हम जो मैंने मार्किंग स्कीम कर रखी है, जैसे ये राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार कर सकते हो, बस आपको समझना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो रीडिंग सेक्शन वो 15 मार्क्स का रहता है, इसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं भाई, एक तो 9 मार्क्स का आता है और एक 6 मार्क्स का आता है, तो इस प्रकार से डिवाइड है। तो मैं आपको रीडिंग सेक्शन के लिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि एटलीस्ट आपको 5 से 8 पैसे सॉल्व करके जाने चाहिए एग्ज़ाम में। मेरी बात फिर सुन लीजिए, अनसीन पैसेज होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सिर्फ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये अनसीन मैटर है। ये हमको बोर्ड में जब एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा ही टिपिकल होता है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 to 8 पैसे सॉल्व करें। ठीक है, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो या फिर आपके पास अदर स्टडी मटेरियल होगा जो भी, तो बस मेन चीज़ है कि 5 से 8 पैसे सॉल्व कर लेना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार से ये चीज़ें रहती हैं अनसीन पैसेज में। और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें होती हैं अनसीन पैसेज में जो आपको ध्यान रखने चाहिए। हालांकि मैंने सेपरेटली एक अनसीन पैसेज का वीडियो बना रखा है आपके लिए बहुत अच्छे से, किस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान। जैसे लेंदी होता है पैसेज, तो उसमें कई टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर लेता है, इससे बेटर है फिर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन में जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उनको पैसेज में छांटना स्टार्ट कीजिए। आपको दिखता है कुछ सिमिलर, तो फिर उसका सेंस समझिए और फिर उसको लिख दीजिए। और ज़्यादा नहीं कि आप पैसेज की लाइनें ही उठा के लिख रहे हो, कोशिश कीजिएगा आप अपने हिसाब से लिखो, अदरवाइज उसको भरना नहीं है आंसर को। 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में इनफ होता है, ज़्यादा आपको भरना अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, क्योंकि देखो अनसीन पैसेज 2 आते हैं, कई कई में 1 आता है। ठीक है, और मार्क्स भी ज़्यादा कवर करते हैं। और लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस होते हैं इसके, वो वोकैब से रिलेटेड होते हैं, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो वो तो हमारे जो वर्ड मीनिंग का जो नॉलेज है उसी पे डिपेंड होती है वो चीज़ें, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए रीडिंग सेक्शन आपके सिलेबस में रहता है और एग्ज़ाम में आता है। इसलिए कि 12th में आ गया है बच्चा, तो उसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसको इंग्लिश की, टेक्स्ट कितने अच्छे से समझ सकता है वो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए और फिर आप आंसर्स तलाशिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। बाकी और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको सेपरेटली मैंने बना रखा है वो वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। ओके, और ओके, तो रीडिंग सेक्शन इस प्रकार से रहता है आपका, तो रीडिंग सेक्शन अनसीन पैसेज का होता है। ओके, सेक्शन बी बात करते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन की।
ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल जैसे सीबीएसई में। तो राइटिंग सेक्शन में कह देता हूँ आपको, देखो राइटिंग सेक्शन 15 मार्क्स का, आपके जो भी मार्क्स का हो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जी। ये सिर्फ एक आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप ध्यान से चीज़ों को समझिए बस। राइटिंग सेक्शन देखो, उसमें शॉर्ट कंपोजिशन होता है और लॉन्ग कंपोजिशन वाला पोर्शन होता है। देखिए देखो, शॉर्ट कंपोजिशन में जैसे नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट्स, इन्विटेशंस और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये रहते हैं अधिकतर बोर्ड्स में। ओके, और फिर लॉन्ग कंपोजिशन में जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो जाता है, पैराग्राफ राइटिंग, या फिर आप लोगों के क्या क्या पता आर्टिकल हो, स्पीच हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं बताऊं वो लॉन्ग कंपोजिशन में आता है। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग हो या पैराग्राफ राइटिंग हो, ठीक है, और लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग सभी के आता है, ठीक है। ये 4 लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर, लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये अलग से पोर्शन। तो इस प्रकार से डिवाइड रहता है। तो देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है फॉर्मेट, ठीक है। ये आप कंपोजिशन वाला जैसे नोटिसेस देखोगे भाई, उसका भी अलग फॉर्मेट होता है। इन्विटेशंस देखोगे, अलग फॉर्मेट होता है। एडवर्टीजमेंट अलग फॉर्मेट होता है। रिपोर्ट का अलग होता है, ठीक है। और लेटर्स, लेटर्स हर प्रकार के अलग अलग लेटर्स हैं, तो उनका सबका अलग फॉर्मेट रहता है। तो देखो, मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि फॉर्मेट पे काम कीजिए, ठीक है, फॉर्मेट पे काम कीजिएगा। और फिर कंटेंट एंड फिक्स मैटर, देखो भाई, इन जैसे नोटिसेज हैं, खूब सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है, वो फिक्स होती है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हियर बाय इन्फॉर्म दैट, जैसे ये लाइन है, ये स्टार्ट करते हैं हम जब नोटिस, तो ये लाइन कॉमन है, तो फिक्स मैटर है। तो फिक्स मैटर को तैयार, जैसे लेटर्स में भी फिक्स मैटर होता है, ठीक है। मैंने आपको लेटर टू दी एडिटर करवा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाहूँगा, देखो फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। ड्राफ्ट बना लीजिए एक अपने नोटबुक में कि इस प्रकार से नोटिसेस का होता है, इस प्रकार से लेटर्स में भी लेटर टू दी एडिटर का ऐसे होता है, और ऑफिशियल लेटर्स का ऐसे होता है, बिजनेस लेटर्स का ऐसे होता है, और एप्लीकेशन जॉब इस प्रकार से लिखी जाती है, और फिर रिज्यूम या फिर सीवी होता है, उसको इस प्रकार से इनक्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको फॉर्मेट पता हो, क्योंकि देखो राइटिंग सेक्शन में नंबर्स डिवाइड होते हैं। 1 नंबर फॉर्मेट का होता है, 2 नंबर कंटेंट के होते हैं, और 1 नंबर होता है किसका, आपका एक्सप्रेशन या फिर एक्यूरेसी, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। ये शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और जैसे लेटर राइटिंग है, ये 6 मार्क्स का रहता है अपने राजस्थान बोर्ड में, बाकी क्या पता और कहीं 5 मार्क्स का हो, कहीं में 7 का होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वो फॉर्मेट का ध्यान होना चाहिए अच्छे से, फॉर्मेट ध्यान रहेगा। अगर आप फॉर्मेट ही गलत लिख दोगे तो फिर इंप्रेशन खराब हो जाता है, समझ रहे हो। तो फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, कंटेंट एंड फिक्स मैटर ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से लिखा जाता है चीज़ें। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ राइटिंग सेक्शन की, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए भाई। क्यों? क्योंकि यार रिपीट होते रहते हैं, राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो PYQs पे जो गौर करिएगा। और देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब आपको ध्यान है कि जैसे नोटिसेज हैं, इनमें कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन का हो गया, ब्लड डोनेशन का हो गया, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल का हो गया। इस प्रकार से ये कुछ मैटर होता है ना जी, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो सेलेक्टेड ही होता है कि यार ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे हर पोर्शन में इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है हमेशा, जो आपके टीचर्स भी आपको गाइड करते हैं कि ये चीज़ है, ये ज़रूर तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आपको PYQs पे काम करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर हैं उनको देखना है, उनमें देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रखे हैं और क्या क्या टॉपिक पे आ रखे हैं, तो उनको तो तैयार कर ही लेना, क्या पता रिपीट हो जाए, ठीक है। आपके लिए तो बेस्ट ही है ना। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि इन टॉपिक्स को प्लीज़ ध्यानपूर्वक करना है, तो उन पे गौर कर लीजिएगा। तो आपका जो राइटिंग सेक्शन है ना जी, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप कई टीचर्स कहते हैं कि भाई जैसे लेटर्स में ये लेटर्स अच्छे से कर लेना, जैसे मैंने आपको लेटर राइटिंग करवाया है, तो मैंने आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, तो मैंने आपको बताए हैं कि ये ऑफिशियल लेटर्स में इनको अच्छे से करना। ये जो लेटर टू दी एडिटर है, इसको इनमें ये फॉर्मेट रहता है इस प्रकार से, और फिर फिक्स लाइंस ये हैं,
और आपको ये टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। तो इस प्रकार से सब टीचर्स कहते हैं। ओके, तो आपको इम्पोर्टेंट मैटर पे ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रखे हैं। तो इस प्रकार से आपका राइटिंग सेक्शन बढ़िया हो जाएगा और आपको यहाँ पे रटने वाली चीज़ें नहीं, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है। इजी लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, आपका जो एक्सप्रेशन है, आप किस प्रकार से किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, वो अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है, ये राइटिंग स्किल होता है ये सेक्शन आपका। ओके, आगे बात करते हैं ग्रामर। कई बोर्ड्स में या फिर CBSE में जैसे ग्रामर नहीं है, ठीक है, और अदर स्टेट में, अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो कई में ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान बोर्ड में टॉपिक्स है क्लॉजेस, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स और कंजक्शंस। ओके, तो ग्रामर क्या मांगती है? ग्रामर मांगती है प्रैक्टिस। तो ग्रामर के लिए मैं आपको कहूँगा भाई, आपको वन शॉट लेक्चर्स होते हैं ना, जो आपके कोई भी टॉपिक हो, XYZ कुछ भी हो सकता है आपके टॉपिक्स, ठीक है, टेंसेज हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, मॉडल्स, कुछ भी हो, तो वो आपको अपने हिसाब से देख लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रामर क्या मांगती है? प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी परफेक्ट हो जाएगी ग्रामर आपकी। तो वन शॉट लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे ग्रामर के लिए। इससे क्या, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, लेक्चर देखिएगा और उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, तो आपको रिवाइज करने में भी क्या आसानी रहेगी। और दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी है। एक एक्सरसाइज कर ली पूरी 10 क्वेश्चंस की, फिर कल मैं इतनी करूँगा कि, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे ना ग्रामर में, उतने ज़्यादा आपके पास अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन से आप वाकिफ़ होगे और आप अच्छा कर पाओगे ग्रामर में। ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर्स या फिर आपके जो भी नोट्स हों उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए बस ग्रामर में। ठीक है, तो ये ग्रामर वाला पोर्शन हो जाता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स, जो लिटरेचर सेक्शन होता है, टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक आपको सभी को देना है। फर्स्ट बुक अपनी फ्लेमिंगो एंड सेकंड विस्तास है। तो इसके लिए क्या, देखिए, फ्लेमिंगो में आपको जैसे प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान है, सीन पैसेज भी आता है आपके स्टेट बोर्ड में, तो अधिकतर आता ही है, CBSE बोर्ड में। ठीक है, और देख लीजिएगा CBSE बोर्ड में शायद नहीं आता। बाकी सीन पैसेज आता है, जो आपकी स्टोरीज हैं जो आपने पढ़ी है फ्लेमिंगो में, उनमें से कोई स्टोरी का कोई पैसेज दे दिया, इसको सॉल्व करो, तो ये इजी रहता है। ठीक है, तो सीन पैसेज पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि जैसे ये चैप्टर्स है, दी लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, जैसे ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस दृष्टि सीन पैसेज आ सकता है शायद इनसे, तो मैं तैयार कर लेता हूँ। एक दो पैसेज सबके देख लीजिएगा आप। ओके, पोइट्री एक्सट्रैक्ट। अब दूसरी बात करें पोइट्री सेक्शन की, अगर हम बात करें तो कई स्टेट बोर्ड में और जैसे CBSE बोर्ड हो तो पोइट्री एक्सट्रैक्ट आता है, मतलब कोई स्टैंजा दे देता है, फिर नीचे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और कई जगह क्या आता है, स्टैंजा एक्सप्लेनेशंस। आपको कोई स्टैंजा दे दिया जाएगा, अब आप उसका रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करो। ठीक है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ है, इसके लिए चीज़ है आपको पोइट्री अच्छे से समझ आनी चाहिए। आपने पोइट्री अच्छे से समझ ली, सेंस अच्छे से समझ लिया पोएम का, तो आपका ये जो चीज़ें हैं बस आपको एक्सप्रेस करनी है, क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ है, आपको पोएम अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, और जैसे स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आता है, जैसे स्टैंजा दे दिया, फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया कि रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करो इस क्वेश्चन की, तो आपको रिफरेंस लिखना पड़ता है पहले, देन उसका कॉन्टेक्स्ट। रिफरेंस में सेम चीज़ें होती है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, जैसे कोई भी पोएम है, माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, तो ये आपका रिफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में जो उस स्टैंजा में बात हो रही होती है वो आपको लिखना है। इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट। ठीक है, जो भी बात हो वो उस स्टैंजा की, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन में हमको वो जो स्टैंजा में क्या पोइट हमको बताना चाह रही है, एक्सप्रेस करना चाह रही है, उसको थोड़ा सा हमको डिटेल में लिखना पड़ता है। इस प्रकार से ये रहता है। और पोइट्री एक्सट्रैक्ट ये तो इजी रहता है, इसमें आपको बस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपकी पोएम अच्छे से तैयार होगी तो आप कर दोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और फिर बात करें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप हर प्रकार के आते हैं क्वेश्चंस तो। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड लिमिट का कोई इतना ध्यान नहीं। आप लोग, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। मानो 30 to 40 वर्ड्स का क्वेश्चन है कोई, उसका आंसर अगर आपका 30 वर्ड्स में भी हो जाता है तो वो इनफ है। आपने जो क्वेश्चन में जो
पूछा गया है वो एग्जैक्ट लिख दिया, उतने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। और ये नहीं कि अब आप 40 वर्ड्स का ये तो आप उसको 50-60 में लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, ठीक है। हाँ, काटेगा नहीं लेकिन ऑकवर्ड लगता है थोड़ा। ओके, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। आपको ऐसे घबराना नहीं है कि भाई 30 to 40 वर्ड्स का है, ये मेरे तो 25 या 26 वर्ड्स ही हो रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आपका जो क्वेश्चन में जो पूछा गया आपने वो एग्जैक्ट दे दिया, ओके, अराउंड 30 रखना ही, ओके, तो वो कंप्लीट है, आपको नंबर मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में भी आप लिख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप 60 to 80 वर्ड्स वाले होते हैं, तो आप उनमें भी आराम से लिख सकते हैं 60। जैसे आपने 60 to 80 वर्ड्स वाला कोई क्वेश्चन है, उसको आपने 60 तक भी पूरा सेंस दे दिया आंसर में अपने, तो वो आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लेना अच्छे से, एंड जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई, जैसे मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, अब एग्जाम आ रही है ना, तो इस प्रकार से तो मैं आपको जो उसमें क्वेश्चंस है वो भी टिक करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से स्पेशली तैयार कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपको टीचर्स कहें कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्लीज़ करके जाइएगा। तो वही चीज़, अब देखो बात करें कि हम कैसे तैयार, बुक कैसे किस प्रकार से तैयार रहे हमारी। देखो, चैप्टर्स की समरी हमको ध्यान में होनी चाहिए। चैप्टर्स की आपको कंप्लीट समरी, जो भी, हाँ ये द लास्ट लेसन है, इसमें जो भी पूरी कहानी है, जो भी स्टोरी है, वो मेरे माइंड में होनी चाहिए भाई। द लास्ट लेसन में ये चीज़ें हुई है, ठीक है। समरी हर चीज़ की ज़रूरी है, हर स्टोरी की आपको समरी ध्यान में होनी चाहिए। इवन पोइट्री की भी समरी ध्यान में होनी चाहिए, क्या पता समरी का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो समरी ध्यान रहेगी तो आपको, मानो कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया जो आपने तैयार नहीं कर रखा है या पढ़ के नहीं गए हो, तो अगर आपको समरी ध्यान में होगी ना, तो आप उसको बना बना के लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो समरी ध्यान में रखनी है आपको। और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं कि भाई हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना अच्छे से। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही जो टीचर्स आपको बताते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना, आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो चैप्टर्स की समरी अच्छे से तैयार रहनी चाहिए भाई, सीधी सी बात, ओके। कुछ भी अदर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से बिना डरे आराम से कर कर आ सकते हो अपनी लैंग्वेज में। और PYQ देख लेना अच्छे से कि ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इनको तो तैयार कर ही लूँ, क्या पता वापस आ जाए, रिपीट हो जाए, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से, और पोइट्री और स्टैंजा का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप आपको, आप तैयार कर ही लेते हो, ठीक है। आप 12th क्लास में हो तो आराम से हो जाते हैं। आप ऐसे तो नहीं कि अब आपको याद करवाना पड़ेगा, याद नहीं होता है आपको क्वेश्चन आंसर्स, ऐसा तो नहीं है ना। बस क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लीजिएगा इस प्रकार से। देखो, बुक सेकंड में भी वही चीज़ है, देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और देखो MCQ टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे विस्तार में से, जैसे राजस्थान बोर्ड में तो आते हैं, बाकी आपके नहीं आते होंगे, ठीक है। आप इस तरीके से ना होइए, ठीक है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं। तो वही बात, चैप्टर्स की समरी ध्यान में होनी चाहिए आपको। चैप्टर्स की समरी आपको ध्यान में रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कुछ भी अदर क्वेश्चन आ जाए जो आप नहीं पढ़ के गए हो, बाय चांस वो आ जाए, तो आप आराम से उसको कर कर आ सकोगे। वही बात, PYQs अच्छे से देख लीजिएगा कि विस्तार में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ओके। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन एजुकेटर से पढ़ते हो, वो आपको बताते हैं कि इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जैसे मैं रिवीजन सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको सेलेक्ट करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी बुक्स का मैटर हो जाता है। तो बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, पोइट्री स्टैंजा आता है, एक्सट्रैक्ट आता है, ओके। और बस, और जो सीन पैसेज अगर आता है तो किसी किसी बोर्ड में आता है, किसी में नहीं आता। तो क्वेश्चन आंसर्स एंड राइटिंग सेक्शन का मैंने आपको बता दिया। और आपको बस बुक्स के लिए, आपको बुक्स में आपको सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको चैप्टर्स की जो कहानी है ना, वो ध्यान में ही होनी चाहिए भाई, कि भाई इसमें ये बात है। और PYQs देख जाना तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। फिर रहेगा थोड़ा कि आपको लर्न करना है, ये क्वेश्चंस मैं लर्न कर लेता हूँ, और बार बार उनको रिवाइज करें, नहीं कि बस लर्न कर लिया एक बार अब छोड़ दिया, उनको रिवाइज करते रहना है, जिससे आपके माइंड में थोड़ा सा बैठा रहे वो चीज़, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये पोर्शन रहता है, ठीक है। आगे हम बात करें रिविज़न प्लानिंग की। रिविज़न प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी, तो मैं आपको बताऊँ, एटलीस्ट 6 टाइम्स रिविज़न, भाई आपका छः बार रिविज़न हो ही जाना चाहिए भाई, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपका 6 बार रिवीजन हो ही जाना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ठीक है, तो देखो
रिवीजन प्लानिंग में क्या, तो ये रिवीजन सीरीज जो मैं आपके लिए चला रहा हूँ, ओके, तो रिवीजन सीरीज में मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से आपको करके ही जानी है। ओके, तो रिवीजन सीरीज आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, अरेंज कर रखी है, और किस प्रकार से हमारी प्लानिंग है रिवीजन सीरीज की, उसके लिए भी अलग से वीडियो है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिवीजन सीरीज है, आरबीसी बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं, फिर और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। बाकी 6 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ये मेरा कहना। अब देखो, ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप ये अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडिया है, ये नहीं कि चलो सर ने बता दिया तो इस प्रकार से करूँगा, हाँ कर सकते हो। बाकी आपको जैसे सुविधा हो, ठीक है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया, जैसे रिवीजन फर्स्ट, पहला रिवीजन मैं किस चीज़ का करूँगा इंग्लिश में, जैसे फ्लेमिंगो स्टार्ट कर लूँगा मैं, फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स है ना स्टार्टिंग के, उनको तैयार करूँगा, उनकी समरी देख लूँगा अच्छे से, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लूँगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिवीजन में मैं क्या करूँगा, फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स कर लूँगा, चैप्टर्स की समरी ध्यान में रखूँगा कि इस चैप्टर में क्या कहानी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लूँगा, लर्न कर लूँगा, ठीक है। और दूसरा पोर्शन में क्लॉजेज, जैसे कोई भी आपके ग्रामर का टॉपिक हो या फिर आपके कोई भी आपको दूसरा टॉपिक है कि इसके साथ साथ मुझे इस चीज़ का रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो क्लॉजेज और रिपोर्ट राइटिंग, जैसे 3 पोर्शन का एक बार में रिवीजन हो गया। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई ये नहीं कि इसी प्रकार से, जैसे फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स कर लिए, समरी तैयार कर ली, क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए। दूसरी चीज़ में जैसे कोई भी आपके अदर टॉपिक होगा वो लिख लीजिएगा, या फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट रिवीजन में 2 से 3 चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड रिवीजन देखिए, सेकंड रिवीजन में जैसे फ्लेमिंगो के बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं वो कर लूँगा, उनकी स्टोरी है, जो भी समरी है वो ध्यान में रखूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो तैयार कर लूँगा, ओके। और जो दूसरा जो भी आपको पोर्शन तैयार करना हो इंग्लिश के सिलेबस में से वो मेंशन कर लीजिएगा। तीसरा जो भी पोर्शन आपको तैयार करना हो वो लिख लीजिएगा, जैसे सिंथेसिस तैयार कर लूँ मैं, जैसे कंजक्शंस तैयार कर लूँ। तो इस प्रकार से रिवीजन फर्स्ट में 2 से 3 चीज़ें मैं तैयार करूँगा, रिवीजन सेकंड में मैं 2 से 3 चीज़ें तैयार करूँगा। इस प्रकार से मैं एक आइडिया दे रहा हूँ जी आपको, ये सिर्फ एक आइडिया है, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। आपको आपके ऊपर आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये एक आइडिया आपके लिए। अब जैसे रिवीजन 3 में मैं फ्लेमिंगो की पोइट्री कंप्लीट करूँगा भाई, पोइट्री कंप्लीट करूँगा मैं, ठीक है। ये एग्जाम के पास की बात है। अब जैसे लास्ट डेज स्ट्रेटजीज ही है ये, क्यों, कोई दिक्कत तो है नहीं, अब आपका पढ़ा हुआ तो है ही, आपको रिवाइज ही तो करना अच्छे से, ठीक है। तो माई मदर एट 66 है, कीपिंग क्वाइट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर टाइगर है। तो इस प्रकार से पोइट्री आपकी फ्लेमिंगो की। तो आपको इनकी समरी है या फिर जो थीम है वो ध्यान में रहनी चाहिए कि इस पोइट्री में ये कह रही है, ये पोइटेस ये कह रही है, पोइट ये कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो पोइट्री एक्सट्रैक्ट पे काम कर लीजिएगा, फिर स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आता हुआ आपके रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उस पर तैयार कर लीजिए। चलो मैं माई मदर एट 66 एक बार पोएम को रीड कर लेता हूँ, समझ लिया मैंने, चलो ठीक है। अब मैं इसका पोइट्री, अगर आपके पोइट्री एक्सट्रैक्ट आता है तो उसके पोइट्री, उसके जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपके स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आते हैं तो चलो ये स्टैंजा है, इसको मैं तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। समरी ध्यान में होनी ही चाहिए, क्या पता समरी का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो रिवीजन 3 में मैं पोइट्री का जो भी पोर्शन है उसको तैयार कर लूँगा। बात करें रिवीजन 4 की, तो रिवीजन 4 में मैं विस्तास कंप्लीट करूँगा भाई। विस्तास के जो 6 चैप्टर्स हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 6 चैप्टर्स मैं तैयार करूँगा मैं, ठीक है। इस प्रकार से तैयार करूँगा ये 6 चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लूँगा विस्तास के, ओके। इन चैप्टर्स की समरी ध्यान में रखूँगा मैं, समझ रहे हो। और जैसे आपको दूसरा पोर्शन लेना हो कि इस रिवीजन में मैं दूसरी चीज़ क्या तैयार करूँगा, वो आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन कर रखा है विस्तास के एमसीक्यूज भी तैयार कर लूँगा। जैसे थर्ड पोर्शन रख रखा है मैंने, जैसे फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो तैयार कर लूँगा। इस प्रकार से कि आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं, इस प्रकार से आप भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं।
रिवीजन 5 जो रिवीजन 5 है, इसमें मैं राइटिंग सेक्शन पे काम करूँगा। चलो राइटिंग सेक्शन में मैं जैसे नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, आर्ग्यूमेंट्स जो भी इनको तैयार करूँगा। लेटर राइटिंग है, इसको रिवाइज करूँगा। ओके, तो इसमें आपके क्या काम आएंगे, राइटिंग सेक्शन में आपके नोट्स है ना, वो काम में आएंगे। जो भी आपके पास नोट्स हो, जो भी स्टडी मटेरियल हो आपके पास पढ़ने का, उनको प्रीफर कीजिएगा, उनसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिसेज कंप्लीट हो गया। अभी अब थोड़ी देर ब्रेक लूँगा, फिर एडवर्टीजमेंट तैयार करूँगा। ठीक है, फिर इनविटेशन तैयार करूँगा थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद, और फिर लेटर्स देख लेता हूँ। चलो अब मैं तो इस प्रकार से आपको रिवाइज करना है। तो आपका रिवीजन 5 है ना, ये स्लॉट आपका राइटिंग सेक्शन का हो जाएगा कि राइटिंग सेक्शन करूँगा इस टाइम, समझ रहे हो, इस प्रकार से। और हाँ, PYQ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने आपको कह ही दिया कि PYQ ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन 6 ये वो पोर्शन है जो आपका पेंडिंग रह जाए। मानो आपने स्ट्रक्चर बनाया अपने हिसाब से, और आप उसको किसी कारणवश किसी दिन नहीं कर पाए, तो देखिए रिवीजन 6 में क्या करोगे, आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे। पहली चीज़ तो ये मैंने दे दी आपको कि अनसीन पैसेज में मैं प्रैक्टिस करके ही जाऊँगा। ये नहीं कि बोर्ड में पहली बार अनसीन पैसेज देखूंगा। ठीक है, गलत बात। अनसीन पैसेज और जो आपका पेंडिंग पोर्शन रह गया ना, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी पेंडिंग पोर्शन रह गया आपके अनुसार कि यार ये चीज़ नहीं हो पाई मेरी उस टाइम, तो मैं रिवीजन 6 में उस पोर्शन को तैयार मैं कर लूँगा। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, या आप अपने हिसाब से आपको जैसा उचित लगे आप इसको बना सकते हैं कि इस रिवीजन में मैं ये टॉपिक्स तैयार करूँगा। आप जैसे आपके और अदर सब्जेक्ट्स हैं ना, उनमें भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, एक आइडिया रहेगा आपको, मतलब आप वर्क करते रहोगे कि भाई ये काम है आज करना ही है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो ये है। अब अदर इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, सिलेबस और मार्क्स का मैंने बता दिया। टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लीज़ मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर होता है लेंथी होता है, लैंग्वेज का पेपर हमेशा लेंथी होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना कि रीडिंग सेक्शन को मैं इतने समय में कर लूँगा, राइटिंग सेक्शन को मैं इतने समय में कर लूँगा, टेक्स्ट बुक वाला जो सेक्शन है ओके, उसको मैं इतने समय में कर लूँगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये नहीं कि बोर्ड में जाके आप फिर लिखते जा रहे हो और फिर टाइम का ठीक है अभाव हो जाए, फिर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप पेपर सॉल्व करके जाइएगा, मेरा ये कहना आपसे। उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इतनी देर में मैं ये सेक्शन कर पा रहा हूँ, इतनी देर में मैं ये सेक्शन कर पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम मैनेज करके और फिक्स अपने दिमाग में रखिएगा कि रीडिंग सेक्शन मुझे इतनी देर में करना है, और राइटिंग सेक्शन में इतनी देर, जैसे 20 मिनट्स या 25 मिनट मैं इसमें करूँगा। ठीक है, आपको डिवाइड कर लेना अपने अनुसार, ये टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं आपको ये दो चीज़ें मैं स्पेशली मैं राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन बैंक है जी, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर रखा है। जो क्वेश्चन बैंक है एक तो वो, और एक ये जो शेखावाटी मिशन 100 है, ये मैंने दोनों फाइल्स हैं जो PDF है मैंने आपको सेंड कर रखा है। ये भाई ये ठीक है, जैसे जो और बच्चों को कंफ्यूज ना होए, क्वेश्चन बैंक हमारे जैसे जो शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उन्होंने बनाया हुआ कुछ सब स्पेशल मैटर होता है। ठीक है, सेलेक्टेड मैटर होता है एक तरीके से। ठीक है, तो उसको एक फाइल में कर रखा है। शेखावाटी मिशन ये भी इसी प्रकार की चीज़ है। तो आप मत घबराइए, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो ना, आपके पास कोई भी डेस्क वर्क हो, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई बुक हो, आपके पास कोई गाइड हो, कोई भी पासबुक हो, आप कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हीं से तैयार कर लीजिए। ये तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई इनको देखो, राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको भेज रखा है इंग्लिश का, उसको भी ये नहीं कि भाई अब मैं उसको रटने लग गया बैठ के, अब इसी को पढ़ रहा हूँ ना, उसको नज़र मार लीजिएगा अच्छे से कि अच्छा इस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक्स में ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें करना है। जो ये बुकलेट है, इसमें भी आपको ये करना है कि अच्छा इस बुक में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये टॉपिक्स पे राइटिंग सेक्शन से आ रखा है। ओके, ये पोएम आ रखी है, वगैरह वगैरह सब, ये लेटर्स आ रखे हैं। बस देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप इनको देख के ना जाओ, देख लीजिएगा। ठीक है, रीड कर लेना। ओके, कि रीड कर लेता हूँ एक बार इस पोर्शन को भी आप एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार इस पोर्शन को भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, रीड कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा ये चीज़।
बाकी देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से करने ही हैं, तैयार करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो क्वेश्चंस आपने किसी भी टीचर से करे हुए हो उनको वो आपके नोट्स हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट की जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि वर्ड लिमिट का कई बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कम में लिख दिया तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे, ज़्यादा में हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए, हैंड राइटिंग एंड एक्सप्रेशन। आपकी चाहे हैंड राइटिंग नॉर्मल भी हो चाहे थोड़ी ख़राब भी हो, प्लीज़ खुला खुला लिख कर आएंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा मैनेज करके लिख सकें, थोड़ा खुला खुला, एक साथ घास नहीं काटनी है। जैसे कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, मानो कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो आपके जैसे आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, तो उसको इस तरीके से काटना नहीं है। सिंगल एक लाइन खींच दीजिए, दो लाइन खींच दीजिए, समझ रहे हो, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हो द लास्ट लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन। अब आपको लग रहा है कि मैंने गलत लिख दिया भाई, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा सिंगल सिंगल लाइन, ठीक है, ये कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत इंप्रेशन कई बच्चे इस तरीके से ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है चेक करने वाले को, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा, उसका इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा और बहुत अच्छे उसका प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हैंड राइटिंग का ध्यान रखना भाई, कोशिश करना अच्छा लिख कर आऊँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मैं अच्छा लिख कर आऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अब राइटिंग सुधारने बैठो, अच्छा तो लिख सकते हो ना, थोड़ा खुला खुला तो लिख सकते हो ना, अक्षरों के बीच में गैप्स तो दे सकते हो ना, ठीक है। खुला खुला लिखिएगा, क्लियर लिखिएगा, काटा पीटी मत कीजिएगा, ठीक है। क्लियर, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बता दूं। और एक्सप्रेशन क्या, आप किस चीज़ को, किसी कोई क्वेश्चन, आप अब उस क्वेश्चन को, उसका आंसर किस प्रकार कर रहे हो, किस तरीके से आप अभिव्यक्त कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से अच्छा एक्सप्रेस कर कर आओ, अच्छे से अच्छा एक्सप्रेस कर कर। कोई भी क्वेश्चन आपसे आस्क हुआ है तो आप उसको जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा कीजिएगा। और हैंड राइटिंग अच्छे से मैनेज करके खुला खुला सुंदर सुंदर लिख कर आइएगा, उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। माइंड मैप पे बात करूँ तो आपको ध्यान, आपके जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, मानो आप बाहर शॉप पे जा रहे हो, तो आपके माइंड में जो जो आपने पढ़ाई कर रखी है ना, वो चलनी चाहिए। इससे कहते हैं अच्छी तैयारी। मानो आपकी शॉप पे कुछ सामान लेने गए हो, तो आपके दिमाग में आपने पढ़ाया, दी लास्ट लेसन पढ़ के गए हो आप, उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह स्टोरी, तो आपके माइंड में वो चल रहा है, तो इसे कहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा माइंड में चीज़ों को चलाइए। आप कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो तो आपको माइंड में आप अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट रहिए, ये कहना है मेरा। कुछ ना कुछ सोचते रहिए, उससे आपके क्या थिंकिंग स्किल बढ़ेगी और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर कर आ सकोगे उस चीज़ को, और आपका याद रहेगा अच्छे से वो, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। रिवाइज, रिव्यू, रिकॉल, रिवाइज करते जाना है, बार बार रिवाइज कर लिया, फिर आपको रिव्यू करना है, जल्दी से देख लेना अपने अपने नोट्स को, उससे भी जल्दी जल्दी रिवाइज होता है, ठीक है। रिकॉल, रिकॉल वो आप कुछ भी कर रहे हो तो एक बार चलो मैं आप थोड़ी देर फ्री बैठा हुआ हूँ तो मैं एक बार चुपचाप 10 मिनट बैठा हुआ हूँ मैं, तो एक बार मैं याद कर लेता हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इससे आपकी तैयारी में बहुत निखार आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी। स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी कर, जो मैंने आपको बताया ना अभी, देखो तैयारी सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा उसके आते हैं जो एक स्ट्रेटजी से, एक रणनीति से पढ़ाई करता है ना, चीज़ों को डिवाइड करके और अच्छे से काम होकर, शांत होकर, अच्छे से चीज़ों को बाय हार्ट लर्न करता है ना, उसके नंबर अच्छे आते हैं। तो एक स्ट्रेटजी वाइज स्टडी रहनी चाहिए आपकी सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स में रहेगी तभी आपके जो ओवरऑल परसेंटेज होती है वो अच्छी आएगी, ठीक है। तो एक प्लानर वही चीज़ जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप अपने पास एक नोटबुक रखा कीजिए, डेट लिख दीजिए उस पर, जो डेट हो उस दिन की, ठीक है, और फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे आज मुझे इस तारीख को इंग्लिश में ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, ज्योग्राफी में ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, ठीक है, और जैसे हिंदी में मुझे ये
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो इसे कहते हैं एक प्लानर, कि आज की डेट में ये काम हो ही जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जी। आप जो मैं कह रहा हूँ, एक प्लानर आपके पास होना चाहिए। आपके कोई भी आपके पास रफ नोटबुक हो या आपके पास कोई नोटबुक हो जो यूज़ नहीं आ रही हो, उसमें आप रेगुलर बेसिस पे आप टारगेट करिए। मेक डेली टारगेट्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको, मेक डेली टारगेट्स। ठीक है, मेक डेली टारगेट्स, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। आपको एक उसमें डेट लगानी है और फिर इस डेट को मुझे इंग्लिश में ये चीज़ें तैयार करनी है, हिंदी में मुझे ये चीज़ पढ़नी है, ज्योग्राफी में मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना जो भी प्लान है वो कर सकते हो। और एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, एग्ज़ाम के, अब एग्ज़ाम पास ही है जी, ठीक है, तो अब आप एक स्ट्रेटेजी वाइज अच्छे से तैयारी करोगे, बिना किसी और चीज़ों को ध्यान में लाते हुए अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई आपको करनी है, एक तरीके से प्लानर, कि ये पोर्शन मुझे करना, वो उसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, और अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली और बाय हार्ट चीज़ों को लर्न कर लिया अच्छे से, जो चीज़ें मैंने समझाई आपको उनको आपने अप्लाई कर लिया, तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, हर पोर्शन के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को तैयार कीजिए। ओके ओके, तो समझ में आ गया आपको किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको सेक्शन वाइज बता दी हैं। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने योग्य वो आपको सभी को मैं बता चुका हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही हो, हालांकि मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी, इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो सारा पोर्शन है ये रहने वाला है। अब आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्यूरी हो, कुछ भी आपको आस्क करना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक को लेकर आपको, तो आप ज़रूर मुझसे आस्क कर लीजिएगा। ओके, कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्यूरी हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न और डाउट हो, आप आस्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका रिस्पांस करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और जो हम कनेक्ट रहते हैं, और आप वैसे भी डिस्कस कर सकते हो, और स्टूडेंट्स वगैरह हम सब साथ में। ठीक है, तो कोई दुविधाजनक वाली बात नहीं है। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि किस प्रकार का लगा आपको जो मैंने आपको समझाया सब। और आप आज कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिख दीजिए कि मैं 95 प्लस मार्क्स स्कोर करूँगा इंग्लिश में। ठीक है, मैं और सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा और इंग्लिश में भी लाऊंगा। ठीक है, तो आप अटेंडेंस लगा दीजिए सभी कि 95 प्लस मार्क्स लेकर ही आएंगे हम। ठीक है, आपको लेकर ही आने हैं। ठीक है, मुझे भी खुशी होगी आप सभी के 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में आएंगे, तो मैं गर्व से कह सकूँगा कि इन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ाई करी थी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप सभी अटेंडेंस लगा दीजिए। आप अपना हौसला बरकरार रखिए और अच्छे से दिल लगा के मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके, तो कौन कौन 95 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।